गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 12th। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने लास्ट टर्न पे प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ना, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पोल्ट्री फार्म्स क्या होते हैं, है ना, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। पेज नंबर 169 आप लोग ओपन करेंगे, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी कीपिंग गिवन है, राइट। बी कीपिंग का मतलब क्या होता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या है, एक तरीके से जो हनी बीज होती है ना, हनी बीज को हम रियर्ड करते हैं, पालते हैं। क्यों? बिकॉज टू प्रोड्यूस द हनी और अदर थिंग्स, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। हनी हमारा कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी बहुत यूज़ होता है। जितने भी ये मेकअप की जितनी भी किट्स वगैरह आती है, ज़्यादातर यही सारी चीज़ें यूज़ रहती हैं, राइट। तो अब इसके अंदर क्या है, बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। यानी कि एक तरीके से रेयरिंग ऑफ हनी बी को रेयर करना, पालना, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन ऑफ द हनी मिल जाए। उस पूरे प्रोसेस को बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर का ही हमारा कॉमन नेम है बी कीपिंग, राइट। इट हैज़ बीन एन ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। हनी इज़ द फूड ऑफ अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। हनी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इवन ये मेडिकल में भी, मेडिसिन्स वगैरह में भी बहुत यूज़ है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस द बी वैक्स भी प्रोड्यूस करता है, विच फाइंड मैनी यूज़ इन द इंडस्ट्रीज़। देखो, बी वैक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वही वैक्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स के सामान में, जो ये मेकअप वगैरह का सामान होता है। सच एज इन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड द पॉलिशेज ऑफ द वेरियस काइंड, है ना, पॉलिशेज जो होता है हमारे वेरियस काइंड के। द इंक्रीज डिमांड ऑफ द हनी हैज़ लीड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, हनी के अंदर बहुत इंक्रीज डिमांड हो चुकी है, हनी की लार्ज स्केल पे, क्योंकि इससे बहुत सारे सब्सटेंसेस और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं रिलेटेड टू द फेशियल किट्स, कॉस्मेटिक्स बोल सकते हो, और मेडिकल जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती है, ज़्यादातर हनी का यूज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन बहुत है। It has become an established incoming generating the industries with a practice on a small or on a large scale, right? Beekeeping can be practiced in any area where there are significant bee postures of some wild shrubs. इन्होंने क्या कहा है, बी कीपिंग जो हमारी हनी बीज होंगी वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाएंगी, वो ज़्यादातर उस एरिया में पाई जाएंगी जैसे बरांडा टाइप्स होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट हो, श्रब्स हो, एंड द फ्रूट ऑर्चार्ड्स एंड द कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो। देयर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ द हनी बी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारी हनी बीज वगैरह की, है ना, विच कैन बी रेयर्ड। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज एपिस इंडिका। एपिस इंडिका क्या है, हनी बी का हमारा नाम होता है एपिस इंडिका। Beehives can be kept in one of the courtyard, on the veranda of the house, or even on the roof. Beekeeping is not a labor intensive. ठीक है, लेबर इंटेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कि हमें बस ये है कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा श्रबी सा एरिया हो वहाँ पे जाके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ देयर आर द फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द बी कीपिंग। ठीक है, बी कीपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, एपीकल्चर ही होता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हम हनी बी की रेयरिंग होती है, उस प्रोसेस को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं 5 पॉइंट्स बोलूँगी, 1 to 5, और इसको आप आराम से, अगर किसी ने बुक ओपन नहीं करी है तो प्लीज़, ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से पेज नंबर देखो यहाँ पे गिवन है 169, मैंने दिखाया है। ओपन करो, किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड देन ओपन योर बुक्स एंड अगेन उसको दोबारा से प्ले करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बी। सबसे पहले हमें हैबिट, क्योंकि मधुमक्खियाँ वगैरह अलग अलग टाइप की होती है, तो क्या पता कोई ज़्यादा जहरीली ना हो, कोई ज़्यादा वो ना हो, है ना, तो हमें हैबिट, क्योंकि अलग अलग वेराइटीज़ और अलग अलग स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है बीज में भी, जैसे डॉग्स की भी बहुत सारी ब्रीड होती है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, यू कैन से मोर स्पीशीज़ होती हैं, है ना, तो हमें नॉलेज ऑफ द नेचर एंड द हैबिट ऑफ द बीज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। एक बी हाइव्स की एक जो सिलेक्शन होना चाहिए वो सुटेबल लोकेशन का होना चाहिए, सुटेबल प्लेस का होना चाहिए। मतलब कहने का कि जो ये होंगी हनी बीज वगैरह, ये हमें वहीं पाई जाएंगी जहाँ पे ज़्यादा श्रब्स और ज़्यादा हर्ब्स वगैरह प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स। इन्होंने स्वार्म्स लिखा है, स्वार्म्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ द बीज। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स और अ ग्रुप ऑफ अ बीज। नेक्स्ट पॉइंट,
इन मैनेजमेंट ऑफ द बी हाइव ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स में हमें पता होना चाहिए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं किसी भी बी हाइव को। बी हाइव का मतलब एक तरीके से क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है ना, कि अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में कैसे करेंगे। ऑटम सीजन है तो कैसे करेंगे, स्प्रिंग सीजन है तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी एंड बी वैक्स। हैंडलिंग कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे करेंगे हनी का या फिर बी वैक्स का। आपको पता है ना, हनी से ही बी जो वैक्स होता है वो हनी से ही निकाला जाता है। मतलब एक जैसे हम दूध के कई सारे दूध से हम बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसे ही हनी से भी बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाते हैं, लाइक कैंडल वैक्स, सिंपल वैक्स, जिससे क्या करते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह में हेयर रिमूवर की तरह से काम किया जाता है। नेक्स्ट, बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ मैनी ऑफ आर क्रॉप स्पीशीज, है ना, बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन फ्लावर ऑफ द एंथर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है, ये पढ़ चुके हो। जैसे कि फ्लावर ब्रेसिका मस्टर्ड को बोलते हैं, ठीक है, एप्पल हो गया, पियर पाम। Keeping beehives in the crop field during the flowering period increase pollination efficiency and improves the yield, beneficial both for the point of view of the crop yield and the honey yield। कहने का मतलब है कि इंसेक्ट अगर हमें हनी देता है तो नेचर के अंदर एक ऐसा पाया जाता है कि इसने अगर पॉलिनेशन किया तो जो प्लांट होंगे वो उसको रिवार्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ नेक्टर सक करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो इंसेक्ट होते हैं वो फूलों के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और वो सक करते रहता है कुछ मटेरियल वहाँ से, तो वो क्या होता है, वो होता है नेक्टर, जो कि एक तरीके से यूँ समझ लो गिफ्ट है ना, जो प्लांट की तरफ से किसको है, इंसेक्ट को है, क्योंकि इंसेक्ट ने क्या करा, उनका पॉलिनेशन कर दिया, उनका काम करा है, उनके एंथर को दूसरी जगह पे डाला है ना। अब बात करते हैं हम फिशरीज़ की। फिशरीज़ के अंदर क्या आता है, फिशरीज इज़ द इंडस्ट्रियल डिवोटेड टू कैचिंग द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ द फिश। ये बात समझ आ रही होगी, कैचिंग और बेचना, कैच करना पहले तो और फिर बेचना फिशेस को। इसके अंदर फिश में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं, जैसे क्रैब वगैरह, प्रॉन वगैरह, झींगा मछली वगैरह, ये फिशरीज़ के अंदर ही आती है। एंड द लार्ज नंबर ऑफ आर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर एक्सेट्रा। देखो मैंने बताया ना, खाली फिशरीज़ के अंदर फिश ही नहीं आते, लेकिन अदर एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं, जैसे कि प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, एडिबल ऑयस्टर हो गया एक्सेट्रा फॉर द फूड। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूडेड। अगर ये क्वेश्चन भी बहुत पूछ लेता है कि कुछ फ्रेश वाटर फिशेज के एग्जाम्पल बताओ, जैसे कैटला, रोहू एंड अ कॉमन कार्प। ये नाम याद रखोगे, कैटला, रोहू एंड अ कॉमन कार्प। जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड सम ऑफ द मैराइन फिशेज, अब वो वाली फिशेज बताओ जो सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर के अंदर ही पाई जाती है और जिसको हम खा सकते हैं, दैट आर ईट एंड इंक्लूड, ठीक है, हिल्सा फिश, सार्डेन, मैकरेल्स, पॉम्फ्रेट्स। हिल्सा, सार्डेन, मैकरेल्स एंड पॉम्फ्रेट्स। फाइंड आउट व्हाट फिशेज आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया। फाइंड आउट, इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि जो आपके एरिया में खाई जाती हो। अब ये मत बोलना रविश का आंसर कि हम लोग खाते ही नहीं हैं, नहीं खाते हो तो ठीक है, अदरवाइज वैसे ही करके लिख दो, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग इस बार कट चुका है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरा कट चुका है। तो अब देखो इसके ये फिर टाइप्स भी आपके कट चुके हैं, है ना, तो ये हम काट रहे हैं, डिलीटेड पोर्शन के अंदर आता है ये। अब देखो ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। फिर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, फूड और सीरियल क्रॉप्स इन्हांसमेंट के लिए। देखो सीरियल क्रॉप्स में क्या है, जितने वीट, गेहूँ, राइस, बार्ले, मेज सब कुछ आता है, ये इसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब है इन्होंने क्या कहा, जैसे हाइब्रिड वैरायटी बनती है, एक MS स्वामीनाथन एक हमारा साइंटिस्ट हुआ है, ठीक है, जो हमारे कहाँ के साइंटिस्ट है, चेन्नई वगैरह के थे। तो इन्होंने क्या करा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, यानी कि एक ऐसा फेज एग्रीकल्चर का जिसके अंदर जब प्रोडक्शन हुई, मतलब एक इन्होंने राइस बनाया होगा और वीट वगैरह बनाया होगा, दो वैरायटीज़ को मिला के, तो उनकी जो पैदावार हुई वो इतनी ज़्यादा हुई जितनी नॉर्मली होती है उसके भी कई गुना टाइप, ठीक है। तो उसको इन्होंने एक जो ज़्यादा प्रोडक्शन वाला ये पूरा फेज था, इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इन्होंने बोला है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है। जैसे कि इन्होंने ये कॉर्न दिखा रखा है ना, और भी दिखा रखा है, मेज दिखा रखा, पी की वैरायटी दिखा रखी है 154, है ना। अब देखो वीट एंड राइस,
वीट एंड राइस, ये वाला तो उसके अंदर होता है, बस आपको क्या नाम याद रखना है, सोनालिका और कल्याण सोना तो हमारा है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द वीट है। चलो एक बार इसको रीड आउट करते हैं। 1960 से 2000 तक, ड्यूरिंग दिस पीरियड 1960 to 2000 वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स। 1960 से लेकर 2000 तक जो वीट की प्रोडक्शन थी वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गई, ना डबल ना ट्रिपल, देखो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। 11 से 75 टाइम्स मिलियंस टन्स इंक्रीज हो गई, लेकिन जो राइस की प्रोडक्शन थी वो 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गई। एक 11 to 75 और एक कितनी 35 to 89.5। दिस वॉज ड्यू टू द सेमी डॉर्फ डेवलपमेंट ऑफ द सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ द व्हीट एंड राइस। सेमी डॉर्फ वेराइटी जो होती है, हाइब्रिड वेराइटीज बोल सकते हो। नोबल लेट्यूरेट नॉर्मन ई बॉर्लॉग, एक साइंटिस्ट हुआ है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन द मैक्सिको। इसने क्या बताया है, यहाँ देखो, इसने बताया है नोबल लेट्यूरेट नॉर्मन ई बॉर्लॉग एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द वीट एंड मेज के लिए बताया। इंप्रूवमेंट कहाँ हुआ था वीट और मेज का, मैक्सिको के अंदर। डेवलपमेंट द सेमी डॉर्फ वीट बताया था इसने। 1963 में सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका, क्योंकि ये तो इंक्रीज हुआ 1960 to 2000, जिसमें हमने क्या बोला है 11 मिलियन टन है, ये हमारा कितना मिलियन टन इंक्रीज हो चुका, 75 मिलियन टन। अब इसमें क्या है, सोनालिका कल्याण सोना वेयर वर हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ द इंडिया 1963। सेमी डॉर्फ वेराइटीज ऑफ द राइस वर ड्राइव्ड फ्रॉम द IR8 से भी डेवलप हुई हैं, ठीक है। सेमी डॉर्फ वेराइटी डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको बोलते हैं फिलीपाइंस और टेल्चुम नेटिव फर्स्ट फ्रॉम ताइवान। कहाँ पे से निकाला गया है, देखो कहाँ पे से निकाला गया है, कहाँ से, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपाइंस और टेल्चुंग नेटिव फर्स्ट फ्रॉम ताइवान। द डेरिवेटिव वर इंट्रोड्यूस इन द 1966। फिर इसके बाद पहले बीट आया 63 में, और उसके बाद 66 में लेटर बेटर यील्डिंग सेमी वेराइटीज आई, जया एंड रत्ना। इन्होंने क्या कहा, लेटर बेटर आई। सोनालिका कल्याण सोना पहले, जया एंड रत्ना किसकी थी, ये थी हमारी राइस की डॉर्फ वेराइटी, राइट। अब बात आती है शुगर केन, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। शुगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सैकरम। अब देखो सैकरम की, जैसे हर चीज़ की कई सारी वैरायटीज़ होती है, ऐसे शुगर केन के 2 वैरायटीज़ है, दैट इज़ सैकरम बारबेरी, यहाँ देख सकते हो आप लोग, और सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा है कि एक वैरायटी तो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मोटी स्टैम की है। देखो शुगर केन क्या है, एक स्टिक टाइप से होती है जिसमें स्टैम होती है ना। स्टैम क्या है, वो जितनी मोटी होगी उतना ही तो उसके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा। लेकिन एक स्पीशीज़ तो सैकरम की ऐसी है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो कर रही है, उसकी स्टैम बहुत मोटी है और शुगर बहुत कम है। और एक में इन्होंने कह दिया, मतलब वेराइटीज़ का इन्होंने बताया डिफरेंस, है ना। तो देखो अब, है ना, तो इन्होंने क्या बताया, सैकरम बारबेरी, सैकरम ऑफिसिनेरम, 2 स्पीशीज़ हैं किसकी, 2 वेराइटीज़ है किसकी, शुगर केन की। तो सैकरम बारबेरी वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन द नॉर्थ इंडिया। देखो एक नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, एक साउथ इंडिया में ग्रो होता है। तो नॉर्थ इंडिया वाला हमारा है, नॉर्थ वाला बारबेरी, है ना। एंड बट हैड अ पुअर शुगर कंटेंट, है ना, यील्ड। इसकी क्या है, शुगर कंटेंट भी बहुत कम है इस गन्ने के अंदर, मीठा कम है, और इसकी पैदावार भी बहुत कम है। लेकिन ट्रॉपिकल ग्रेन्स जो ग्रो होते हैं साउथ इंडिया में सैकरम ऑफिसिनेरम वाला हैज़ अ थिकर स्टैम, जितनी मोटी स्टैम होगी उतनी हाई कंटेंट शुगर का होगा। अब इन्होंने कहा हम क्या चाहते हैं, अगर हम लोग फार्मर हैं या फिर हम लोग घर में अपना गन्ना ला रहे हैं, तो हम अच्छी वैरायटी मानेंगे, अच्छी वैरायटी चाहेंगे कि हमारे पास गन्ना वो आना चाहिए जो बहुत मीठा हो। हम ये तो नहीं कहेंगे फीका हमें दे दो। तो मीठे वाला कौन सा, सैकरम ऑफिसिनेरम। कहाँ ग्रो हो रहा है वो ग्रो हो रहा है साउथ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के जो ग्रेन्स हैं, जो शुगर केन है, शुगर केन ऑफिसिनेरम बारबेरी, वो उसकी स्टैम भी बहुत पतली है और जिसकी वजह से शुगर कंटेंट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अब इन्होंने कहा है, जो क्वेश्चन है, जब हमारा जो शुगर केन अच्छा है, क्या हम इसे नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन वाले शुगर केन को ग्रो नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ग्रो नहीं होता। लेकिन अगर हम इसकी हाइब्रिड वैरायटी बनाएं दोनों को मिक्स करके, तो जो चीज़ नई बनेगी तो वो सच्ची में उसका हाई कंटेंट भी होगा। क्योंकि देखो हाइब्रिड वैरायटी ऐसी तो बनाई जाती है, दोनों शुगर केन को ले लो। अब
जो शुगर केन और सैकरम ऑफिसिनेरम वाला है उसका हाई शुगर कंटेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और दूसरे की यील्डिंग पावर अच्छी आ जाएगी, और दूसरे का ये है कि उसकी जो चीज़ अच्छी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला करके आ जाएगा, है ना। फिर वो दोनों कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो अब देखो, दीज टू स्पीशीज वर इंट्रोड्यूस क्रॉस टू गेट अ शुगर केन वेराइटीज कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द हायर यील्ड थिक स्टेम एंड हाई शुगर एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर केन एरियाज ऑफ द नॉर्थ इंडिया में अंदर भी ग्रो कर सकता है। अब हमारी बात आती है मिलेट्स क्या होते हैं। हाइब्रिड मेज़, सिर्फ मेज़ नहीं, खाली हाइब्रिड मेज़, जब हम दो चीज़ों को कंबाइन करके प्रोडक्शन करते हैं। हाइब्रिड मेज़ ज्वार बाजरा वगैरह आपने सुना होगा, ज्वार बाजरा हैज़ बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन द इंडिया एंड द हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। यानी कि वो स्पीशीज़ बनाई जाए हाइब्रिड में जो एक तरीके से वाटर से रेजिस्टेंट, वाटर के स्ट्रेस से रेजिस्टेंट, यानी कि उनके ऊपर कोई भी असर ना होता हो, है ना। मिलेट्स के अंदर क्या मैंने बताया, हाइब्रिड मेज़, बाजरा और ज्वार, ठीक है। अब बात आती है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। ये प्लांट ब्रीडिंग जब कर चुका है तो अब इसे छोड़ो, इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये देखो जितनी भी ये दे रखी हैं आपकी ये टेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो वीट की वैरायटी हिमगिरी होती है, और ये मतलब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी क्या चीज़ है और उसकी वैरायटी जो है वो किस चीज़ से रेजिस्टेंट शो करती है, यानी कि डिजीज़ का किसके ऊपर क्या इफेक्ट नहीं होने का। तो अब देखो वीट की जो वैरायटी हिमगिरी होती है वो किससे रेजिस्टेंट होते हैं, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हील बंट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हील बंट, ऐसे याद रखोगे। इसका क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है, ए को बी को कहीं पे मिस कर देंगे या फिर डायरेक्टली पूछ लेंगे, है ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये है कि कौन सी क्रॉप ऐसी है, कौन सी वैरायटी इसकी किस डिजीज से रेजिस्टेंट, यानी कि किस डिजीज़ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वीट की हिमगिरी होते हैं, लीफ स्टाइप रस्ट है ना, हीलबंट आ गया। अब ब्रेसिका होती है हमारी रैपीसीड मस्टर्ड, लिख लेना यहाँ पे रैपीसीड मस्टर्ड। इसकी वैरायटी कौन सी, पूसा स्वर्णिम। क्या है, पूसा स्वर्णिम को करण राय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूसा स्वर्णिम करण राय। और ये किससे रेजिस्टेंट होता है, वाइट रस्ट। रस्ट तो वैसे जंग होता है ना। तो ब्रेसिका, अगर किसी ने पूछा वाइट रस्ट डिजीज किससे, मतलब एक तरीके से किस क्रॉप के अंदर पाई जाती है, तो आप बोलोगे ब्रेसिका रैपीसीड मस्टर्ड, है ना। ब्रेसिका यानी कि पूसा स्वर्णिम, करण रॉय और वीट रस्ट, है ना। अब उसके बाद कॉलीफ्लावर के अंदर क्या है, पूसा सुबारा, पूसा स्नोबॉल, K1। ब्लैक रॉट एंड कर्ट एंड ब्लाइट ब्लैक रॉट, इसका डिजीज रेजिस्टेंट होती है इससे, ब्लैक नॉट एंड कर्ट एंड ब्लाइट ब्लैक रॉट, ठीक है। काउपी पूसा कोमल होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट, इसकी रेजिस्टेंट टू द डिजीज होती है, काउपी बैक्टीरियल ब्लाइट और पूसा कोमल, है ना, काउपी कोमल। पूसा सदाबहार चिली की एक वैरायटी होती है जो कि किस से रेजिस्टेंट होती है, वो ऐसी कौन सी डिजीज है, चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल। इस डिजीज़ के अंदर जो प्लांट होता है ना, टोबैको या फिर चिली के, ये एक तो वायरल इन्फेक्शन से होती है, दूसरी बात जो इसकी लीव होती है ना वो कर्ल हो जाती है। तो अब देखो मैंने क्या बताया, वीट का क्या बताया, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हीलबंट, ब्रेसिका इज द वाइट रस्ट, कॉलीफ्लावर किसकी वजह से, पूसा सुबारा एंड पूसा स्नोफॉल, K1, ब्लैक नॉट एंड कर्ट एंड ब्लाइट ब्लैक रॉट, काउपी पूसा कोमल की वजह से है, बैक्टीरियल ब्लाइट, एंड चिली इज द पूसा सदाबहार, चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस है ना, लीफ कर्ल, ठीक है। ये बात समझ आई। अब देखो यहाँ आपको इस पेज पे ना म्यूटेशन गिवन दे रखा है। तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक्स रेज दे दो, कोई भी यूवी रेज वगैरह के थ्रू, यानी कि कोई भी अगर हम रेज वगैरह पहुँचाएँ प्लांट के अंदर, उसकी जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दें, है ना, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। अब बात आती है आपका नेक्स्ट पेज 175, एंड द प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। हाँ देखो, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग द इंसेक्ट पेस्ट के अंदर क्या है, देखो यहाँ लिखा भी है, ब्रेसिका के नीचे रैपीसीड मस्टर्ड। अब क्या है, इसकी वैरायटी पूसा गौरव होती है। ये कौन से इंसेक्ट इसके अंदर कौन सा आता है, एफीड्स आते हैं। क्या आते हैं, ब्रेसिका रैपीसीड मस्टर्ड, पूसा गौरव वाली जो स्पीशीज है उसके ऊपर एफीड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट बीन कौन सी है, पूसा सैम 2, पूसा सैम 3, जैसीड्स एफीड्स है ना, फ्रूट बॉर्डर इसके इंसेक्ट्स के पेस्ट के नाम हैं जो डिजीज कोज करते हैं। जैसीड्स एफीड्स है ना, फ्रूट बॉर्डर। ओखरा भिंडी होती है, पूसा स्वानी है ना, पूसा A4 इसका एग्जाम्पल है। लेकिन पूसा स्वर्णिम ब्रेसिका का था, पूसा स्वर्णिम, और सुभारा पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर का था। ये बात समझ आई। शूट है ना, फ्रूट बॉर्डर किसका हो गया, ओखरा यानी कि भिंडी, और भिंडी का ही नाम क्या होता है,
इसके आगे एक वैरायटी भी आएगी जिसका नाम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ये आएगा। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर टिश्यू विद इन अगले मतलब उसमें मैं ये ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद ही मैं, बल्कि चलो है ना, इसके अंदर देखो आपकी वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड वेराइटीज़ इन्होंने कहा है कि कौन कौन सी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। अब क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम विटामिन, मिनरल, हाई प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज़ द मोस्ट मीन टू इम्प्रूव द प्रोटीन हेल्थ। जैसे कोई कोई लोग ऐसे होता है जो बिलो कास्ट वर्ड कास्ट होता है ना, तो उसके अंदर क्या है कि वो जो खाना खाते हैं उनके अंदर कोई, अगर वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें बीमारियां हो जाएंगी। आपको पता है एक बैलेंस डाइट वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फैट की भी, प्रोटीन की भी, मिनरल की भी, विटामिन की भी, जो एक दिन में जिस इंसान को जितनी चाहिए वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं डिजीज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या है, जैसे पल्स का काम क्या है, उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो दालें होती हैं। अब क्यों ना उसके अंदर और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके उसकी प्रोटीनेशियस वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए, है ना। फैट्स है तो उसके अंदर और अच्छे फैट्स का मतलब कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाए कि उसके अंदर उसकी जो फैट वाली प्रॉपर्टी है वो और इन्हेंस हो जाए। ऐसे मिनरल्स के अंदर तो इन्होंने यही कहा है, ब्रीडिंग क्रॉप विद अ हाई लेवल ऑफ द विटामिन एंड अ मिनरल और हाई प्रोटीनेशियस एंड हेल्दियर फैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड द ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग। कैसे होना चाहिए, प्रोटीन का कंटेंट क्वालिटी देखना चाहिए, सेकंड ऑयल कंटेंट क्वालिटी देखना चाहिए, थर्ड विटामिन कंटेंट क्वालिटी देखना चाहिए, फोर्थ माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट देखना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ क्या बताया, देखो इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द अमीनो एसिड। मेज का जो हाइब्रिड है 2000 में, उसके अंदर अमीनो एसिड का जो कंटेंट था वो ज़्यादा हो गया था, और वो अमीनो एसिड भी कौन सा था, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप्ड। वीट वेराइटी एटलस 66 हैज़ अ हायर प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। मेज 2000 के अंदर लाइसिन ट्रिप्टोफैन के कंटेंट ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया था अमीनो एसिड का। आपको पता है प्रोटीन की ही छोटी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। Wheat variety Atlas 66 having a higher protein content has been used as a donor for improving the cultivated wheat, है ना, ये डोनर की तरह से इम्प्रूव किया जाता है तो देने के लिए कल्टिवेटेड wheat. It has been possible to develop an iron fortified rice. राइस के अंदर आयरन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, containing over 5 times as much iron as a commonly consumed varieties. ठीक है, इसके अंदर आयरन फोर्टिफाइड के अंदर क्या हो जाएगा, जो सिंपल हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, सिंपल वाला अगर हमारा राइस है उसके अंदर 5 टाइम्स आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयरन फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन आपका कट चुका है, तो टिश्यू कल्चर आपका कट चुका है, ये मैंने निशान लगा रखे हैं, और ये आपका चैप्टर आज फिनिश। और इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स देखो ये दे रखे हैं, इसको चैप्टर को पढ़ोगे और फिर देखोगे, देखो इसके अंदर मुझे इन विट्रो दिखाई दे रहा है, इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरीज़ के अंदर जो रिएक्शन चलती है, और यही आपका कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 में भी आया है। होप सो आपने अपनी सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ यहाँ देखो माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर आपको इजी रहेगा। इसके अंदर आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपने जब अपनी एग्जीबिशन थी उसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, प्राइमरी टैंक, है ना, वो मैंने उसकी वर्किंग बताई थी, तो वो इसी चैप्टर के अंदर है। मैंने आपको जब भी कहा था कि ये 12th के लिए आपके बेनिफिट होगा, तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ो चैप्टर अपने जितने भी हैं। पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, पुरानी वीडियोस देखो बहुत अच्छे से, बार बार नहीं समझ आता, बार बार देखो। और जब भी जो वीडियोस इस तरह की आती है जो एनसीईआरटी से ही पढ़ाने वाली होती हैं है ना, अगर बुक नहीं है, बुक खोलो, बुक खोल के बैठा करो और हाथ में पेन और पेंसिल लेकर बैठो, रफ नोटबुक लेकर बैठो। जो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के इससे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ कि इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, तो उसको वहीं के वहीं मार्क करो, हाइलाइटर ले लो, हाईलाइट करो अपनी नोटबुक में, जहाँ पे भी नोट करना है वहाँ करो, और डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस देखो। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।